नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। एक तरफ बीजेपी में एमएलसी इलेक्शन को लेकर कास्ट इक्वेशन और पॉलिटिकल बैलेंसिंग का मंथन तेज है। कुर्मी, ईबीसी, ब्राह्मण और राजपूत रिप्रेजेंटेशन पर अंदर खाने बड़ी चर्चा चल रही है। दूसरी तरफ एनडीए सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में भ्रष्टाचार और लापरवाही पर एक्शन मोड में दिख रही है। पहले विजय कुमार सिन्हा की सख्ती और अब दिलीप जायसवाल के वार्निंग एक्शन को चुनावी नजरिए से भी अहम माना जा रहा है। वहीं जो तीसरा बड़ा मुद्दा है वो है बीपीएससी टियर 4 को लेकर युवाओं का गुस्सा। पटना में प्रोटेस्ट हुआ कल, जिसमें पुलिस कार्रवाई हुई, फिर तेजस्वी यादव के हमले ने एनडीए सरकार की मुश्किलें और बढ़ा दी है। इन सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले हम लोग एमएलसी इलेक्शन को लेकर बात कर लेते हैं। जिस तरह से 9 सीटें खाली होने वाली है और एक नीतीश कुमार वाली सीट, तो इसको लेकर पॉलिटिकल हलचल जो है वो तेज है। इस बार जनता नहीं बल्कि पार्टी लीडरशिप तय करेगी कि विधान परिषद में किस नेता की एंट्री होगी। इसी को लेकर बीजेपी में कास्ट इक्वेशन बैठाने का खेल जो है वो शुरू हो गया है और पार्टी की कोर कमेटी मीटिंग में सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, राधा मोहन सिंह, दिलीप जायसवाल और विजय सिन्हा समेत कई नेताओं ने चर्चा की। और जो हमारे पास जानकारी आई उसके मुताबिक कुर्मी और ईबीसी कास्ट बैलेंसिंग पर सबसे ज़्यादा फोकस रहा और चर्चा है कि कृष्ण कुमार मंटो और सुरेंद्र मेहता जैसे नेताओं की जातीय नाराजगी को एमएलसी सीट देकर साधा जा सकता है। और संजय सरावगी और भीखूभाई दलसानिया जैसे नाम भी चर्चा में हैं। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक ईबीसी वोट बैंक पर सबसे ज्यादा इस बार फोकस रहने वाला है और भूमिहार और कायस्थ से संभावना कम बताई जा रही है। तो इस तरह से बिहार में एमएलसी इलेक्शन को लेकर बीजेपी जो कास्ट इक्वेशन साधने की कवायद बीजेपी में तेज हो गई है और चर्चा लगातार है। और किन किन नामों की चर्चा है सर, आप एक बार इस पे बताएं। तो आपने इंट्रो किया वही है कि चूंकि जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने को लेकर के भाजपा की कोर कमेटी जो बिहार की है वो लगातार बैठक कर रही है, मंथन कर रही है। लेकिन कांग्रेस की तरह यहाँ भी फैसले आला कमान के द्वारा होते हैं और आला कमान बीजेपी में कौन है सबको पता है। हाँ, नाम सुझाए जाते हैं, अनुशंसा की और कुछ चौंकाने वाले भी नाम होते। अभी कुछ दिन पहले मंगल पांडे की सीट खाली हुई थी और जो कार्यालय प्रभारी थे बिहार में अरविंद शर्मा जी, उनको भेज दिया गया, एमएलसी उनको बना दिया गया, जबकि उनकी कहीं दूर दूर तक चर्चा नहीं। बिल्कुल। इसलिए कुछ नाम पर हम लोग चर्चा कर लें कि ये नाम ये नाम ये नाम, तो हो सकता है कि उस नाम से इतर कोई और नाम हो जाए। उससे बेहतर होगा कि हम लोग जातीय समीकरण और संतुलन की बात करें। बिल्कुल। क्योंकि इस तरह की सीटें जो होती हैं, जो विधानसभा के सदस्य जिनको चुनते हैं, उसमें क्षेत्रीय और जातीय संतुलन का ध्यान रखा जाता है। और बीजेपी अभी ईबीसी, दलित और ओबीसी वर्ग को साधने में लगी हुई। हाँ, कुछ अगड़े वर्ग से भी नाम चल रहे हैं। राजपूत जाति की नाराजगी भी दूर करने की बात की जा रही है। भूमिहार जाति से भी एक दो नामों की चर्चा है कि हो सकता है कि चुनाव में जितना उन्होंने अपनी ऊर्जा लगाई है उनको फिर से एक बार एमएलसी बना करके उपकृत किया जाए या उस समाज को भी एक मैसेज दिया जाए। हालांकि एक अरविंद शर्मा जी को तो अभी भेजा गया है एमएलसी बना के भूमिहार जाति से। तो चर्चा इस बात की है कि क्षेत्रीय संतुलन। अब क्षेत्रीय में अगर आप देखेंगे तो मगध का कोई प्रतिनिधि है या नहीं है एमएलसी से, इसको देख करके उसके अनुसार अभी प्रमोद चंद्रवंशी जैसे मंत्री और मगध से ही आते हैं, जहानाबाद से आते हैं। तो देखा जाएगा कि फिर उस जो इतना बड़ा क्षेत्र है मगध, जहां पर हम कमजोर रहे, लोकसभा चुनाव में अगर शाहाबाद और मगध दो ऐसे क्षेत्र रहे जहां पर इनके एमपी नहीं जीत पाए और इंडिया गठबंधन वहां मजबूत रही। 9 सीटें जो उनके खाते में गई उसमें वही मगध और शाहाबाद का कोई इलाका है। एक पूर्णिया से पप्पू यादव निर्दलीय जीते। तो उस समीकरण को साधने की कोशिश की जाएगी कि शाहाबाद से जिस जाति को, जिस वर्ग की नाराजगी है या जहां पर इंडिया गठबंधन दांव लगा देती है, क्यों ना हम वहां से
एमएलसी लड़ाए और उनका प्रतिनिधित्व दें। अभी तो तुरंत एमएलसी का चुनाव हुआ है, राधाचरण सेठ जब एमएलए बन गए तो उनकी जगह पर निकाय चुनाव में इंडिया गठबंधन के सोनू राय उम्मीदवार बने और वो जीत गए और एनडीए को हार मिली और एक कॉन्फिडेंस आया आरजेडी में कि नहीं ऐसा नहीं है, हम अभी बेहतर कर सकते हैं। बीजेपी इस बार फूंक फूंक करके कदम रख रही है। इलाहाबाद का इलाका, मगध का इलाका, तिरहुत का इलाका, कोसी का इलाका, सीमांचल का इलाका और अंग का इलाका, भागलपुर जिसे हम लोग कहते हैं, वो मुंगेर, भागलपुर, बांका और जमुई सब उसी में आ जाता है। तो क्षेत्रीय संतुलन और जातीय संतुलन दोनों को साधने की कोशिश की जा रही है। इसमें सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है ईबीसी पर। ईबीसी के बाद कुशवाहा और कुर्मी जाति पर भी दांव लगाने की बात की जा रही है, क्योंकि लौकुश समाज ट्रेडिशनली वोटर रहे हैं नीतीश कुमार जी के साथ। लौकुश के ही ये नायक भी कहे जाते थे। इस बार कुछ नाम की चर्चा आपने कर दी शुरू में कि कहीं उनको तो उपकृत करके और इस लौकुश समाज पर दांव लगाने की कोशिश तो नहीं की जाएगी कि चलो कुशवाहा समाज से मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, मंत्रिमंडल में हमने जगह दी है, एमएलसी में भी हमने उनका प्रतिनिधित्व किया। कुछ लोग हैं मेरे भी बड़े करीबी हैं, हर बार उनके नाम की चर्चा होती है और फिर जब देखते हैं कि जब सूची आती है तो वो छट जाते हैं। अब उसमें एक नाम है प्रेम रंजन पटेल जी का, प्रवक्ता है वो पार्टी के, बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं मिलता है। एमएलसी की बारी आती है तो लगता है कि नहीं ये इस बार तो उनका नाम होगा, और जैसे ही फिर लिस्ट आता है तो देखते हैं कि प्रेम रंजन पटेल छट जाते हैं। ऐसे कई नाम हैं। तो लौकुश समाज पर दांव लगाने की कोशिश करेगी पार्टी, दलित को साधने की कोशिश करेगी। सीवीएस राम जी, चूंकि उनको भेज दिया गया ना अभी राज्यसभा में, जिनकी चर्चा भी नहीं थी कि सीवीएस राम जी को इस तरह से सम्मान दिया जाएगा, तो दलित 19-20% दलित वोटर हैं। और इस एमएलसी के बहाने, क्योंकि 6 साल का चुनाव होता है, तुरंत 27 में उत्तर प्रदेश का चुनाव, तो क्षेत्रीय और जातीय संतुलन को साध करके उत्तर प्रदेश के चुनाव को भी प्रभावित करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि एक साथ बीजेपी कई दांव खेलती है, चलो इनको हमने विधानसभा में टिकट दिया, इनको हमने मंत्रिमंडल में जगह दी, इसके बाद भी ये समाज नाराज है, इस क्षेत्र का उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला। अब मंत्रिमंडल में 3-3 लोग केवल दरभंगा से, और कई ऐसे जिले हैं जहां से एक भी मंत्री नहीं है। तो एक चर्चा तो होती ही है ना कि आखिर ऐसी क्या बात है, प्रदेश अध्यक्ष भी दरभंगा से, मंत्री भी 3-3 दरभंगा से, तो बाकी जिला का भी तो 38 जिले हैं बिहार में, तो कई नाम है। लेकिन ईबीसी प्रायोरिटी है, ओबीसी, दलित और 1-2 नाम अगड़ी जातियों से भी चल रहा है, जिसमें राजपूत और भूमिहार जाति के भी लोगों की दावेदारी है। अब सोशल मीडिया पर तो खबरें चलते रहती है, रोज देखते हैं कि इन लोगों पर एक तरह से मुहर लग गई है, इन लोगों के बारे में बता दिया गया है। अब उस तरह की सोशल मीडिया की जो सनसनीखेज खबरें हैं, उस पर बात करके हम लोग इस पर बात करें कि जो भी होंगे वो क्षेत्रीय संतुलन के अनुसार होंगे और जातीय संतुलन के साथ साथ जो जातियां नाराज चल रही है एनडीए से, एमएलसी के माध्यम से उनको साधने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल सर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एक बार फिर चर्चा में है। पहले विजय सिन्हा को लेकर था, अब फिर से जिस तरह से सवाल बढ़ रहे थे उस विभाग को लेकर, उसके बीच एनडीए सरकार अब डैमेज कंट्रोल और स्ट्रिक्ट एक्शन दोनों मोड में दिख रही है। जिस तरह से विजय सिन्हा ने जमीन सर्वे, दाखिल खारिज और लगान रसीद में गड़बड़ियों पर सख्ती दिखाई थी, सीओ और राजस्व कर्मियों पर कार्रवाई से आम रायतों को लगा था कि पहली बार विभाग में ऊपर से दबाव बना है। और अब जो मंत्री हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने 70 लंबित निगरानी मामलों पर अफसर को लास्ट वार्निंग देकर साफ मैसेज दिया है कि लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं होगी। और बिहार में खाता खेसरा गड़बड़ी, रिश्वत और म्यूटेशन डिले जैसे मुद्दे गांव-गांव में नाराजगी बढ़ाते हैं। इसलिए एनडीए के लिए ये सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि एक सीधा पॉलिटिकल सर्वाइवल का भी मामला हो गया है, क्योंकि जिस तरह से विजय सिन्हा को लेकर जब सरकार लग रहा था, बहुत सारे नेता कह रहे थे कि उनके अपोजिट काम कर रहे हैं,
उन पर डायरेक्टली एक्शन नहीं हो रहा है, वो डायरेक्ट एक्शन कर रहे थे, इस वजह से बाकी सारी चीज़ें उनके उनके पक्ष में नहीं जा रही थी। उसी तरह से दिलीप जायसवाल भी अब कर रहे हैं, तो क्या एनडीए का जो मेन फोकस है वो राजस्व विभाग अभी हो गया है? देखिए, राजस्व विभाग तो फोकस होना ही चाहिए था। ये जनता से जुड़ा हुआ विभाग है और बिहार में ऐसे ही जमीन के जोत कम होते जा रहे हैं। बंटवारा होने के बाद कम जमीनें बच गई हैं और वो जमीन भी किसी का जमीन है, किसी और ने रसीद कटवा लिया, किसी और ने म्यूटेशन करवा लिया, तो विवाद वहीं से पैदा होता है। और सबसे ज्यादा अपराध, ये तो पुलिस के आंकड़े हैं, सबसे ज्यादा अपराध, आपराधिक घटनाएं, हत्या जमीन से जुड़े हुए विवाद में होते हैं। तो ये विभाग को जब तक आप चुस्त दुरुस्त नहीं कीजिएगा, साफ सुथरा नहीं कीजिएगा, तब तक तो आपके सरकार पर उंगली उठेगी। अभी तो सम्राट चौधरी जी कह रहे थे कि हम अंचल और ब्लॉक और थाने को सीधे सीएमओ से जोड़ेंगे। तो सीएमओ से जोड़ेंगे मतलब क्या, कि सबसे ज्यादा गड़बड़ियां वही अंचल, ब्लॉक और थाने के स्तर पर होती है। और आम आदमी पटना के सचिवालय में और डीजीपी ऑफिस में तो नहीं पहुंच पाता है, उसकी पहुंच तो उस थाने तक होती है, उस अंचल तक होती है, उस ब्लॉक तक होती है। देखिए, विजय सिन्हा को वो विभाग से हटा दिया गया या उनको मंत्रालय दूसरा दिया गया, ये प्रेरोगेटिव है मुख्यमंत्री जी का। वो तय करते हैं कि कौन विभाग का मंत्री कौन होगा हमारे मंत्रिमंडल में, या पार्टी तय करती है अगर हम लोग थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट से अलग सोचे तो। लेकिन विजय सिन्हा ने इस विभाग में काम करना शुरू किया था, जनता दरबार लगाना शुरू किया था। जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे सीके अनिल, वो रहते थे बतौर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मंत्री, विजय सिन्हा रहते थे और जनता की समस्या को सीधे बुलाते थे। वहीं पर बीडीओ सीओ सब रहते थे और एक टाइम फ्रेम में वो कहते थे कि इनका निपटारा। ठीक है, वो कितने सफल हुए कितने असफल हुए, लेकिन जनता के बीच में एक अच्छा संदेश गया कि विजय सिन्हा चाहते हैं कि जो जनहित के सवाल हैं वो त्वरित निर्णय उस पर हो और त्वरित उनको राहत मिले। लेकिन मंत्रालय उनका बदल दिया गया, बीडीओ जो सस्पेंड किए गए थे, सीओ जो सस्पेंड किए गए थे, तो फिर सम्राट चौधरी जी ने उनको ये कर दिया। इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं से जनता में उदासीनता थी कि लगता है कि फिर अब वैसे ही चलेगी जैसे अंचल कार्यालयों में जो भ्रष्टाचार के आरोप, लूट के आरोप, और उसके बाद रोज आने जाने का आरोप लगता था कि लोग जाते हैं अपनी फरियाद लेकर के, न सीओ साहब से भेंट होती है, न कर्मचारी से भेंट होती है, और वो निराश होकर के लौट आते। दिलीप जायसवाल जी को लग रहा है कि अगर ये विभाग है और एनडीए ने या भारतीय जनता पार्टी ने पहले एक लोगों का भरोसा जीता है, तो क्यों नहीं इस विभाग में हम काम करें। और इसीलिए चूंकि वहां मामला है देर से किसी चीज को लटकाने का, भटकाने का, भ्रष्टाचार का मामला है। मैं तो बता रहा हूं कि वो जो कर्मचारी हैं उनके भी 3-4 असिस्टेंट होते हैं ब्लॉक में, और वो भी फोन पिकअप नहीं करते, तो आखिर जनता फरियाद लेकर जाए तो जाएगा। अब जमीन सर्वे का काम चल रहा है, तो जमीन सर्वे का काम है तो भाई जिनके नाम पर जमीन होगी, किसी का जमीन शून्य कर दिया जा रहा है, किसी का जमीन किसी और के नाम पर चढ़ा दिया जा रहा है। हाँ, इसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ियां हैं, कई पीढ़ियों तक लोगों का बंटवारा नहीं हुआ या एक ही लोगों के नाम पर जमीन चल रहा था। कई लोग जमीन की अदला बदली भी कर लेते हैं एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, उसका पेपर वो प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो उन्हीं के नाम पर जमीन जो है वो कैरी फॉरवर्ड होते रहता है। और फिर जब वो जाते हैं कि ये जमीन मेरी है, इसकी रसीद मुझे चाहिए, इसका म्यूटेशन करा दीजिए, तो बदले में अंचल कार्यालयों में जो उनको टाल मटोल किया जाता है, तो एक निराशा हाथ लगती है। दिलीप जायसवाल जी ने कहा है कि नहीं, हम भी चाहेंगे कि जो भी जमीन से संबंधित मामले हैं, चाहे वो रसीद की बात हो, म्यूटेशन की बात हो, या जो भी राजस्व से संबंधित मामले हो, हम त्वरित कार्रवाई करेंगे, त्वरित निर्णय लेंगे और अधिकारियों को निर्देशित करेंगे कि जनता को परेशानी ना हो। फिर तो इनको जाना है ना चुनाव में, मान लिया जाए कि अभी चुनाव ये जीत गए हैं, लेकिन 2029 का लोकसभा चुनाव में अब कितना देर है, उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद तो 29 का चुनाव आ जाएगा।
और फिर अगर लगेगा कि एक परफॉर्म करने वाले मंत्री को हटा करके, दिलीप जायसवाल पहले भी रहे हैं, भू एवं राजस्व विभाग उनके जिम्मे रहा, बिल्कुल। हम्म। और बाद में फिर विजय सिन्हा के जिम्मे ये चला गया। हम्म। तो विजय सिन्हा ने एक लकीर तो खींच दी है। अब दिलीप जायसवाल के लिए तो एक चुनौती है कि उस लकीर को कम से कम उतना तो जरूर पूरा करें जितना विजय सिन्हा ने जनता को भरोसा दिला करके गए हैं कि आपके साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी, आपको कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, आपको वहां पर रसीद कटवाने के लिए या छोटे छोटे काम करने के लिए आप उनको कहीं ना कहीं से उपकृत आपको नहीं करना पड़ेगा। सरकार गंभीर है, अगर आपके जमीन के मामले सही हैं, आपका जमीन सही है, तो सही समय पर आपके हिस्से में रसीद भी होगा, बंटवारे के कागज भी होंगे और म्यूटेशन भी करा दिया जाएगा। अब तो डिजिटल की बात की जा रही है कि ऑनलाइन अप्लाई कीजिए और डिजिटल तरीके से हम उसको निपटारा करेंगे। कह रहे हैं दिलीप जायसवाल, एक्शन में हैं, अभी जमीनी हकीकत वैसी दिख नहीं रही। देखते हैं कितना एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट ये कर पाते हैं, क्योंकि विजय सिन्हा ने तो जनता दरबार लगा करके कई तस्वीरें जिला वाइज आई थी, जहां वो जिला के हेडक्वार्टर में जाते थे, डीएम होते थे, जो जितने भी वहाँ ब्लॉक होते थे सबके अंचल अधिकारी होते थे और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते थे, खुद मंत्री होते थे। एक संदेश अच्छा गया था कि नहीं, ये वास्तव में चाहते हैं कि जो जमीन का मामला है वो उलझे नहीं, सुलझ जाए। दिलीप जायसवाल इसको सुलझाने में कितना कामयाब होते हैं, हम लोगों को थोड़ा इंतजार करनी होगी। कह तो रहे हैं कि हम त्वरित न्याय दिलाएंगे, त्वरित कार्रवाई करेंगे, और वैसे अधिकारी जो लेट लतीफ करेंगे हम उनको बख्शेंगे नहीं। कहना और करना दोनों में अंतर होता है। तो दिलीप जायसवाल जी जो बयान दे रहे हैं, थोड़ा हम लोग इंतजार कर लेते हैं क्या वो चीजें एक्शन में भी आने लगी और जनता भी उससे राहत महसूस करने लगी। विजय सिन्हा के कालखंड के समय का थोड़ा आप लोगों से बात करके देखिए, लोग कहेंगे कि नहीं, उन्होंने प्रयास तो किया। अब अंचल कार्यालयों में हमारी बात सुनी जाने लगी, अंचल अधिकारी हमारे आवेदन पर गंभीरता से विचार करने लगे थे, हमारे कार्यों का निष्पादन होने लगा था। तो भरोसा जनता का जीतना ये इम्पोर्टेंट है। दिलीप जायसवाल भी उसी अंदाज में बोल रहे हैं, देखते हैं कि जनता का भरोसा जीत पाते हैं कि नहीं, और जहां पर वो उनकी उलझने हैं, जो खेत खलिहान कागजात से लेकर के उसके निष्पादन में ये कितना सफल है। बिल्कुल, जैसा आपने कहा, कथनी करनी में कब सेम होगा देखना होगा, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर भी जिस तरह से बोल रहे हैं मिथिलेश तिवारी कि बीपीएससी टियर 4 का नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन स्टूडेंट और टीचर एस्पिरेंट का गुस्सा लगातार हम देख रहे हैं पटना की सड़कों पे। कल ही हमने देखा कि जिस तरह से प्रोटेस्ट हुआ, पहले ही पुलिस ने कई स्टूडेंट लीडर को उठा लिया, लेकिन इसके बावजूद कैंडिडेट्स पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर मिथिलेश तिवारी ने यह भरोसा दिलाया है कि टियर 4 का नोटिफिकेशन जल्द आएगा, लेकिन तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन में जिस तरह से 1 करोड़ जॉब का प्रॉमिस किया गया था, लेकिन अब नौकरी मांगने वाले युवाओं पर जिस तरह से लाठीचार्ज हो रही है, और उन्होंने ये भी कहा कि बिहार का युवा अपने हक और रोजगार के लिए सड़क पर है, लेकिन सरकार उनकी आवाज़ सुनने के बजाय दमन की राजनीति कर रही है। सर, टियर 4 का जिस तरह से बात चल रहा है उस पर, वो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की बात हो रही है। तो तेजस्वी यादव एक विपक्ष के नेता के तौर पर उन्होंने कहा कि हम 17 महीने के लिए बीच में आए थे और 17 महीने में हमने दो टीआरई लिया, टीआरई 1 लिया, टीआरई 2 लिया, और उसमें हमने टीआरई 1 और टीआरई 2 के तहत 2 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की। अपने कालखंड की बात कर रहे थे जब वो बीच में नीतीश कुमार जी और आरजेडी साथ में आए, और 1,30,000 पदों पर बहाली प्रक्रियाधीन कराई थी। तो अगर वैकेंसी आपके पास है, ये तो सच्चाई है ना, बेरोजगारी तो है। नौजवानों को तो लगता है कि अगर हमें एक नौकरी मिलती है, हम एक शिक्षक बनने में ही सफल हो जाते हैं, तो मैं केवल सफल नहीं होता हूं बल्कि मेरा पूरा परिवार एक जीने का एक साधन मिल जाता है। तो वो तो निकलेंगे। वो मांग क्या कर रहे हैं? मांग तो ये नहीं कर रहे हैं कि टीआरई 4 का एग्जामिनेशन आप करवाइए। बिल्कुल।
सरकार को कराना चाहिए। सरकार बने हुए तो 6 महीना हो गए। कल 20 तारीख था ना, और 20 नवंबर को नई सरकार का गठन हुआ था। तो तेजस्वी जी कहे न कहे, एक आम बिहारी भी तो ये बात को कहेगा। 1 करोड़ नौकरी देने का वादा तो आपने किया है, वो सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, लेकिन आपने नौकरी का वादा तो किया है। अब नौकरी का वादा किया है तो जो नौजवान हैं, छात्र हैं, ये कोई बाहर के छात्र तो है नहीं, ये तो आप ही के बिहार के छात्र। और बिहार के छात्र जब टीआरई 4 का एग्जामिनेशन लेने के लिए आप पर दबाव बना रहे हैं, तो बदले में ठीक है, आप चाहे जितना हवाला दे दीजिए कि हम किसी भी कीमत पर लॉ एंड ऑर्डर से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, वैसा प्रतिबंधित क्षेत्र जहां छात्र जा करके और तोड़फोड़ करने की कोशिश करेंगे, परेशान करने की कोशिश करेंगे, तो कानून तो अपना काम करेगा, कार्रवाई तो उनकी होगी। सब कुछ कीजिए, लेकिन आखिर छात्रों को सड़क पर उतरने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या कोई छात्र इस धूप में, जरा पटना की गर्मी को लोग आकर के तो देखे, दोपहर में जरा निकल करके देखें कि क्या स्थिति है, या दिल्ली में लोग 11 बजे के बाद सड़क पर निकल करके देखें कि क्या स्थिति हो जाती है। तो इस चिलचिलाती धूप में जब टेम्परेचर 43-44 डिग्री है, उस समय छात्र इस उम्मीद में कि सरकार, जब हम सड़क पर निकलेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात करेंगे, तब सरकार सुनेगी मेरी बात। मिथिलेश तिवारी जी तो अपने कक्ष में होंगे ना, लेकिन छात्र तो सड़क पर हैं, जो चिलचिलाती धूप में हैं। उनको हीट स्ट्रोक होगा कि डिहाइड्रेशन से उनकी मौत हो जाएगी, इसके बारे में तो कभी किसी ने कोई खबर नहीं ली। तो एक उम्मीद है कि एक सरकार पर दबाव बनेगा। तो लोकतांत्रिक तरीके से जब छात्र आंदोलन पर हैं या सड़क पर ही निकले हैं आप ही पर दबाव बनाने के लिए, और वैसी स्थिति में आपकी लाठियां, कहीं ना कहीं से तो लगता है ना कि एक छात्रों के अंदर में एक आक्रोश तो पैदा कर ही देता है, युवाओं के अंदर में आक्रोश पैदा कर देता है। और बेरोजगारी कोई ये युवाओं की तो देन नहीं है, ये बेरोजगारी तो आपकी व्यवस्था का देन है, जिसमें आपने बिहार को इंडस्ट्रियलाइजेशन से वंचित रखा, रोजगार के साधन कम से कम यहाँ पर मुहैया हुए, और जिस तरह से शिक्षक भर्ती में भी डिले आप करते रहे, आपका बैकलॉग तो पहले पूरा होता नहीं, आप बैकलॉग ही पूरा करने में रह जाते। बीपीएससी जो नोडल एजेंसी है, बीपीएससी पर कितने सवाल उठे हैं, खास करके प्रश्न पत्र को लेकर के, नियुक्ति को लेकर के, उसको लेकर के भी छात्र निकले हैं। तो आप अपनी एजेंसी को ठीक कीजिए, जो नोडल एजेंसी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को बनाया है। अगर नियुक्ति करनी है और आपके पास पद रिक्त हैं, फिर देर किस बात का? आप एग्जाम लीजिए, जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे उनको नौकरी दीजिए, जो नहीं क्वालिफाई करेंगे वो इंतजार करेंगे, वो टीआरई 5 के लिए आप तैयार होंगे। तो आपका बैकलॉग नहीं भर पाता है, आप समय पर परीक्षा नहीं ले पाते हैं, परिणाम नहीं दे पाते हैं। परीक्षा लेते हैं तो फिर कैसे प्रश्न पत्र को लेकर के एक सवाल उठने लगते हैं। तो इसको लेकर के अगर तेजस्वी जी ने कहा तो तेजस्वी जी ने कोई गलत नहीं कहा। तेजस्वी जी ने कहा कि छात्र नौजवानों के साथ सरकार ने जो वादे किए हैं, कम से कम उनके साथ तो न्याय कीजिए, आप उनके साथ तो कोई नाइंसाफी नहीं हो। तो मैं समझता हूं कि ये जो टीआरई 4 की परीक्षा को लेकर के छात्रों को आखिर आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ रही है, मिथिलेश तिवारी जी बता दें, कोई डेट शीट जारी करवा दें अधिकारियों के साथ बैठ करके कि हाँ ठीक है, आप घबराइए नहीं, आप तैयारी कीजिए, आपका काम सड़क पर आंदोलन करना और पुलिस की लाठियां खाना नहीं है, आपका काम है पढ़ना। और कल आप अगर क्वालिफाई करते हैं तो आप शिक्षक बनेंगे, आप राष्ट्र निर्माता होंगे, समाज के निर्माण में आपकी भूमिका होगी, इसलिए आप इन चीजों में आप मत उलझिए। तो तेजस्वी जी के बयान से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आखिर देर क्यों, छात्रों को सड़क पर आने की जरूरत क्यों पड़ रही है। अगर वो एक दबाव बनाने के लिए सड़क पर आ रहे हैं तो आप उनको लोकतांत्रिक तरीके से, कोई सरकार का प्रतिनिधि मंडल क्यों नहीं उनसे बात करता है कि भाई 10 लोग आप आ जाइए, शिक्षा मंत्री से बात कर लीजिए, शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बात कर लीजिए, और अगर देर हो रही है तो उसके पीछे का कारण है वो थोड़ा वस्तु स्थिति को समझ लीजिए, और आपकी परीक्षा ली जाएगी। रिक्तियां अगर हैं तो आपकी नियुक्ति भी होगी। सरकार को इस तरह का आश्वासन देना चाहिए छात्रों को। विपक्ष तो अपना काम करे,
ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव जब सरकार में थे तो उनके समय में लाठियां नहीं चलती थी, उनके समय भी खूब लाठियां चलती। वो डाक बंगला चौराहे की वो तस्वीर भी सबको याद होगा, एक तिरंगा लिए हुए, एक झंडा लिए हुए एक लड़का गिर गया था और एक एडीएम साहब लगातार लाठियां बरसा है। लेकिन होता क्या है कि उन चीजों को लोग किनारे कर देते हैं और फिर वर्तमान तो ठीक है, जो सत्ता में होता है सवाल तो सत्ता से ही होती है। मिथिलेश तिवारी जी को छात्रों को आश्वस्त करना चाहिए, क्योंकि यही आपके समाज और राष्ट्र के निर्माण में भूमिका अदा करेंगे। शिक्षक कोई एक नौकरी केवल नहीं करता, वो एक पीढ़ी गढ़ता है। बिल्कुल। और वो पीढ़ी गढ़ने वाला शिक्षक अगर संघर्ष के लिए सड़क पर आता है तो आप उसके साथ वैसा व्यवहार करते हैं जैसे लगता है कि कोई राजनीतिक आंदोलनकारी आंदोलन कर रहा है। वो तो अपने रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है, वो कह रहा है कि हमें टीआरई 4 की परीक्षा आप ले लीजिए, परिणाम दे दीजिए, हमारी नियुक्ति कर दीजिए। आपने वादा भी किया था। तो सरकार को गंभीर होकर के छात्रों को संतुष्ट करनी चाहिए। विपक्ष तो सवाल उठाएगा ही, विपक्ष को सवाल उठाने से कौन रोक सकता है, और उठाना भी चाहिए। लोकतंत्र में विपक्ष भी एक आईना होता है, जो हमेशा जो लोग संघर्ष में होते हैं और सत्ता कभी कभी जब निरंकुश होने लगती है तो अंकुश लगाने के लिए विपक्ष भी अपने तरीके से पक्ष को रखती है, जनता के हितों के साथ वो खड़ी हो जाती है। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि सरकार निर्णय ले, शिक्षा विभाग निर्णय ले और छात्रों को आश्वस्त करे कि कब आप टीआरई 4 की परीक्षा उनका लेने जा रहे हैं और परिणाम कब देंगे, क्या टाइम फ्रेम है आपका। और वो तो नियुक्ति के लिए सड़क पर आए हैं, जब आश्वस्त हो जाएंगे तो क्यों सड़क पर कोई छात्र है। बिल्कुल, एक राज्य के लिए कितनी शर्मनाक तस्वीर होती है जब छात्र और शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर आते हैं। वो मांग ये कर रहे हैं कि उनको कंपटीशन वाले एग्जाम से जो जो इतना टफ है, जिसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं लगातार, उसके लिए उस एग्जाम के लिए वो नोटिफिकेशन जारी करने की बात कर रहे हैं। वो कोई धांधली, कोई पेपर लीक मामले में नहीं है, वो अपने हक के लिए बात कर रहे हैं। उसके बावजूद जिस तरह से आपने कहा सर कि मिथिलेश तिवारी का भी हमने देखा कि वो अपने कक्ष में बैठते हैं। अभी एक दिन वायरल हुआ था उनका तस्वीर जिसमें वो ई रिक्शा से जा रहे थे। आज फिर से देखे कि 10 काफिले में 10 गाड़ियां थी। तो एक रोज ई रिक्शा पे दिखाने के लिए कि हम जा रहे हैं वहां से, लेकिन सड़क पर जितने छात्र थे, पटना की गर्मी के बारे में भी आपने जिक्र किया, बहुत शर्मनाक तस्वीर थी जिस तरह से आंदोलन एक एग्जाम लेने के लिए करना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। और आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी, इस चर्चा पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।